नमस्कार। आज हम एक ऐसे जहाज की कहानी में उतर रहे हैं जो आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। आरएमएस टाइटैनिक। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, सही कहूँ तो अपने वक्त का एक तैरता हुआ शहर था। टेक्नोलॉजी और शान शौकत का एक बेमिसाल नमूना। बिल्कुल। और हमारी जानकारी का आधार है विकिपीडिया का एक काफ़ी डिटेल्ड लेख, जो इसके बनने से लेकर इसके दुखद अंत तक मतलब कई पहलुओं पर रोशनी डालता है। हाँ, काफी कुछ कवर किया है उसमें। तो आज कोशिश ये रहेगी कि हम टाइटैनिक की कहानी के जो मुख्य तथ्य हैं उनको समझें। कैसे बना, क्या खास था इसमें, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये अपनी पहली यात्रा ही पूरी नहीं कर सका। चलिए देखते हैं परत दर परत। तो शुरू करते हैं इसकी पहचान से। आरएमएस टाइटैनिक। आरएमएस मतलब रॉयल मेल शिप। ये व्हाइट स्टार लाइन के बने 3 बड़े जहाजों में से एक था, जिन्हें ओलंपिक क्लास कहते थे। हाँ, ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटानिक। और टाइटैनिक उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा स्टीम शिप यानी भाप से चलने वाला जहाज था। ये बात तो है। और बना कहाँ था ये? ये बना था बेलफास्ट में, हारलैंड और वॉल्फ शिपयार्ड में। बहुत मशहूर शिपयार्ड है वो। इसमें लॉर्ड पेरी, थॉमस एंड्रूज जैसे बड़े नाम जुड़े थे डिजाइन में। अच्छा। 1909 में काम शुरू हुआ और करीब 2 साल लगे। मई 1911 में इसे पानी में उतारा गया। मतलब इंजीनियरिंग का एक कमाल था उस समय का। और साइज तो मतलब जबरदस्त था। लगभग 883 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा, वजन 52,000 टन से भी ज्यादा। हाँ। कल्पना करना भी मुश्किल है आज भी। और रफ्तार भी अच्छी खासी थी, करीब 21 से 23 नॉट तक जा सकता था ये। लेकिन टाइटैनिक सिर्फ बड़ा नहीं था, अंदर से भी उतना ही शानदार था, है ना? ओह बिल्कुल। खासकर फर्स्ट क्लास के लिए जो सुविधाएं थी वो तो आज भी लग्जरी मानी जाएंगी। स्विमिंग पूल था, जिम था, स्क्वैश कोर्ट तक था। स्क्वैश कोर्ट जहाज पे? हाँ। और तुर्की बाथ, महंगे फर्नीचर वाले आलीशान कमरे, पैरिशियन कैफे जैसा माहौल। मतलब पूरी एक अलग दुनिया थी वो। टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी ये आगे था, जैसे इसमें लिफ्ट्स थी। हाँ, बिजली से चलने वाली लिफ्ट्स। और पूरे जहाज में मतलब एक डिटेल्ड इलेक्ट्रिक सिस्टम था। और उस जमाने का सबसे पावरफुल मार्कोनी वायरलेस रेडियो सिस्टम भी था। वाह, मतलब कम्युनिकेशन भी टॉप का था। बिल्कुल। लेकिन इस सब का खर्चा भी था। जो फर्स्ट क्लास का सबसे महंगा वाला एक तरफा टिकट था, वो उस टाइम $4,350 का था। $4,350 आज के हिसाब से कितना होगा ये? आज के हिसाब से देखें तो ये करीब $95,000 से भी ज्यादा बैठेगा। बहुत बड़ी रकम थी। बाप रे। खैर, इतनी भव्यता, इतनी टेक्नोलॉजी, लेकिन अंत बहुत दुखद हुआ। 10 अप्रैल 1912 को ये साउथहैम्पटन से निकला न्यूयॉर्क के लिए जी। अपनी पहली यात्रा पर। हाँ, मेडन वॉयज। और महज 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात को अटलांटिक महासागर में एक आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग यानी बर्फ की एक बहुत बड़ी चट्टान। हाँ, बहुत विशाल। माना जाता है कि वो शायद ग्रीनलैंड से 10,000 साल पहले टूटकर बहा होगा। टक्कर हुई रात के करीब 11:30 बजे। और उसके बाद? टक्कर के बाद तेजी से पानी भरने लगा और अगली सुबह मतलब 15 अप्रैल को सुबह के लगभग 2:20 पर वो पूरी तरह समुद्र में समा गया। ओहो। और पानी का तापमान कितना था? बहुत ठंडा होगा। बहुत ज्यादा ठंडा, -2 डिग्री सेल्सियस। ऐसे में बचना लगभग नामुमकिन था। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 1500 लोग? ये तो शांति काल की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक बन गई। बिल्कुल। आज भी इसे याद करके सिहरन होती है। इसके डूबने के कारण क्या माने जाते हैं? मतलब इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी? कई कारण थे। एक तो बहुत तेज रफ्तार। स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज चलाया जा रहा था शायद। तेज रफ्तार? क्यों? ऐसा कहा जाता है, स्रोत में भी जिक्र है कि शायद कंपनी के मालिक जे ब्रूस इसमें, जो जहाज पर ही थे, उन्होंने कप्तान पर दबाव डाला था कि जल्दी न्यूयॉर्क पहुंचे, शायद कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए। अच्छा, ये तो बड़ी लापरवाही हुई फिर तो। हाँ, और दुखद बात यह है कि बर्फ की चट्टानों के बारे में चेतावनियां मिल चुकी थीं। कम से कम 6 वार्निंग्स मिली थी 12 अप्रैल तक। 6 वार्निंग्स? फिर भी अनदेखी की गई। लगता तो यही है। एक और कारण ये भी बताया जाता है कि जहाज इतना बड़ा था और शायद रात का समय था, तो आखिरी वक्त पर आइसबर्ग दिखने पर उसे मोड़ने का वक्त ही नहीं मिला। और वो लाइफ बोट्स का क्या मामला था? वो कम थी क्या? हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। नियम के हिसाब से जितनी नावें थीं, वो जहाज पर मौजूद कुल लोगों के आधे से भी कम के लिए काफी थीं। मतलब करीब 1178 लोगों के लिए जगह थी, जबकि लोग 2200 से ज्यादा थे। ओहो, ये तो बहुत बड़ी कमी थी। और फिर वो पहले महिलाएं और बच्चे वाली जो पॉलिसी अपनाई गई,
उसकी वजह से पुरुषों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा रही। कई लाइफ बोट्स तो आधी खाली ही रवाना कर दी गईं। ये सब सुनकर तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्रोत में एक और बात का जिक्र है जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल है और हम इसे कंफर्म नहीं कर रहे, बस जो लिखा है वो बता रहे हैं। अच्छा, क्या बात? करीब 3 दिन पहले से आग लगी हुई थी। क्या आग लगी हुई थी? हाँ, कोयले के ढेर में। और ये बात कथित तौर पर कप्तान और कुछ सीनियर ऑफिसर्स को पता थी, लेकिन क्योंकि सारे टिकट बिक चुके थे और यात्रा टालना मुश्किल था, तो इसे शायद दबा दिया गया। अगर ये सच है तो ये तो बहुत ही भयानक बात है। बिल्कुल। तो देखिए, एक तरफ इंजीनियरिंग और लग्जरी का शिखर था ये जहाज, और दूसरी तरफ मानवीय गलतियां, शायद लालच, तेज रफ्तार, चेतावनियों की अनदेखी। हाँ, और शायद थोड़ी बदकिस्मती भी। ये हादसा यही दिखाता है कि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी मानवीय फैसलों और प्रकृति के सामने कभी-कभी कुछ नहीं कर पाती है। कैसे कई छोटी-छोटी चीजें मिलकर एक बहुत बड़ी त्रासदी बन जाती हैं। बिल्कुल। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक डूबे हुए जहाज की कहानी नहीं है। ये इंसानी महत्वाकांक्षा, उस दौर के समाज, टेक्नोलॉजी की सीमाओं और दुर्भाग्य का एक शक्तिशाली प्रतीक है। शायद इसीलिए आज भी ये हमें इतना खींचती है और सोचने पर मजबूर करती है। जैसे वो आग वाली बात, अगर उसमें जरा भी सच्चाई हो तो ये कितना गंभीर सवाल है कि क्या व्यावसायिक हितों को इंसानी जानों से ऊपर रखा गया। ये हमें जानकारी की पारदर्शिता और जिम्मेदारी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, खासकर जब इतनी जानें दांव पर लगी हों। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल टाइटैनिक पार्ट 2। तब तक लिए अलविदा, शुभ रात्रि।